दुबई में जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में, डेडलॉक आ गया। उसमें बताया यह जा रहा है कि नतीजा खेज साबित नहीं हो रहा है और आपस में सुलह नहीं हो रही। सुलह कैसे हो सकती है? ये तो आपको पता है हिस्से पे लड़ाई है, अगली जो हुकूमत साजी है उस पर लड़ाई है और इख्तियारात की बात है। मैं आपको पूरी उसकी तफसील बताता हूँ कि क्या बेसिकली मामला है। और अब शहबाज शरीफ जो हैं वो वापस पाकिस्तान पहुँच गए हैं, रात उन्होंने दुबई गुजारी। अब आप ये देखें, ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है सियासी, उसका मंजरनामा तय हो रहा है, लेकिन ये वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर मरीम नवाज़ है, वहाँ पर नवाज शरीफ है, कुछ और लोग हैं, आसिफ जरदारी है, बिलावल है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं और भी पहुँच रहे हैं। ये सब कुछ डील कर रहे हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं, कुछ कहते हैं रहनुमा और कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर भी हैं। तो जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो पाकिस्तान में नहीं डिस्कस हो रही, वो पाकिस्तान से बाहर हो रही है। एक तो ये बात। दूसरा, जस्टिस याहिया अफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट के 6 मेंबर बेंच के रुकन हैं, जो फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से केस की समाअत कर रहा है, तो उन्होंने एक नोट लिखा है आज चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि फुल बेंच जो है वो आप बना दें। लेकिन उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर मैं बात करूंगा। उन्होंने बेसिकली जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो नुक्ता नज़र है इस बेंच पर, याहिया अफरीदी साहब ने उसको इंडोर्स नहीं किया, क्योंकि जो काजी फाइज ईसा साहब थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद अब चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकते और ये बुनियादी तौर पर एक कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी। तो याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो बेंच बनाएं। तो वो एक तरह से जो काजी फाइज ईसा साहब का जो मौकफ था ये उससे हटकर है। और खुद उन्होंने मेंशन भी किया कि मैं ना तो काजी फाइज ईसा साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना मैं उसकी हमायत कर सकता हूं, ना मैं उससे इख्तिलाफ कर सकता हूं, बल्कि इस मौके पर जो सीनियर जज का जो एतराज है मैं समझता हूं कि इस पर बात ना की जाए। लेकिन अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाए तो इससे जो एक अदलिया का जो एतमाद है लोगों पर वो बहाल होगा। और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को इससे रिक्यूज नहीं किया, यानी ये नहीं कहा उन्होंने कि आप फुल बेंच बनाएं तो मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को बेंच से अलहदा कर रहा हूं, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो बहुत सारे जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप को एक तरह से काजी फाइज ईसा साहब के मौकफ से अलहदा करके तो जो पैगाम दिया है, जो नोट दिया है, चीफ जस्टिस साहब उसको कंसिडर करेंगे। अब इसमें सिर्फ ये कबात हो सकती है कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाए तो फिर ये समाअत सारी की सारी दोबारा होगी, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, मामला बहुत अहम है। और जब ये बेंच असेंबल होगा जुलाई के तीसरे हफ्ते में, तो उस वक्त तक तो फिर ट्रायल भी शुरू हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें जो हैं ये भी इसमें आ सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि याहिया अफरीदी साहब जिनके बारे में समझा जाता है या एक तासुर था, एक परसेप्शन था कि जो लोग जो जज अपना वजन काजी फाइज ईसा साहब के पलड़े में डालते हैं, याहिया अफरीदी साहब उन्हीं में से एक हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के इस इख्तियार को, बेंच बनाने के इख्तियार को तस्लीम करके उन्हीं से कहा है कि आप बेंच बनाएं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अच्छा, इसके अलावा IMF से डील जो है वो अभी तक नहीं हुई और शहबाज शरीफ ने आज फोन भी किए हैं और उनसे जो IMF की डायरेक्टर है उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा दा वास्ता है आप हमारे साथ ये कर लें, हमने तो आपकी हर बात मान ली है। अभी तक जो रिव्यू है वो नहीं मिला पाकिस्तान को और ये जो डील है, ये जो हमारा जो प्रोग्राम है इसके ख़त्म होने में अभी बस सिर्फ 2-2.5 दिन रह गए हैं। और अगर ये अगले 1-2 दिनों में ये नहीं मिला पाकिस्तान को जो रिव्यू है और उस प्रोग्राम से बाहर हो गया पाकिस्तान, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा जो एक कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की साख बहाल करने के लिए और ये दुनिया को तासुर देने के लिए कि इधर हुकूमत जो है बड़ी इंटैक्ट है और इस्लाहात हो रही हैं, रिफॉर्म्स हो रही हैं। तो एक बड़ी अजीब सी मुश्किल में है ये। सबके लिए एक मुश्किल वक्त है, लेकिन जिस तरीके की मैनेजमेंट इन्होंने की है,
जिस तरीके से इसहाक डार साहब को एक बड़ा माचा बनाने की इन्होंने बना के पेश किया, और इन्हीं के अपने मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको इन्होंने जरा थोड़ा पीछे फेंका। और असल जो बुनियादी जो बात है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये सारे काम जो हैं IMF के जो पैसे मिलने या जो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में होनी है, इसको कोई तस्लीम करे या ना करे, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से। और सियासी इस्तेहकाम, ये जो अभी एक फेक सिस्टम बना हुआ है जिसमें अभी आपस में लड़ रहे हैं, मैं आपको पूरी उसकी तफसील भी बताता हूं। इस निज़ाम से एक्सक्यूज मी, फेक सिस्टम से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है। अब लेट्स सी कि क्या होता है इससे। लेकिन अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन ना करवाए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान कभी इमरान खान के साथ बैठ जाते हैं, कभी वो नवाज शरीफ के साथ आ जाते हैं, और वाज़ेह उनकी पोजीशन नहीं है। जरदारी साहब का ये कहना है कि अक्टूबर नवंबर में आप इलेक्शन करवा लें, इससे आगे आप मत जाइए, क्योंकि उनका ये कहना है कि फिर अगर एक दफ़ा आपने जो ये जो आईनी मामला है उसको आपने आगे किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन नून लीग का ये कहना है कि हम इस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं कि अभी सेंसस जो है वो हो रहा है, उसके बाद हल्का बंदियां होनी है, इतराजात हैं, तो हम बड़ी आसानी से 6-7 महीने 8 महीने हम इसको खींच सकते हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में बतौर चीफ जज सुप्रीम कोर्ट से हमें इस बात की इजाजत मिल जाएगी, ये नून लीग वाले कह रहे हैं। अब उनका क्या काजी फायज ईसा साहब उन्हें ये देंगे या नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन ये इनका नून लीगियों का कहना यह है कि हम ये टाइम हासिल कर लेंगे। तो बड़ी एक, और फिर इसके अलावा पंजाब के मामले पर भी बड़ा इशू है, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट और जो आने वाली जो हुकूमत है उसमें जरदारी साहब हिस्सा मांग रहे हैं पंजाब में, जबकि शरीफ खानदान और नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि पंजाब बैटल ग्राउंड है, तो इसलिए वहां पर वो सीट नहीं दे सकते। तो अब क्या होगा अगर ये इनका डेडलॉक रहा? ये बड़ा एक गंभीर मसला है, सबके लिए गंभीर मसला है, लेकिन अभी तक ये डेडलॉक है और वहां पर मौजूद हैं जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, मरियम भी। अब लेट्स सी कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। और दूसरी जानिब रूस से एक और जहाज तेल लेकर पहुंच गया, लेकिन जो पहला जहाज आया उसके बाद भी तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई, और बल्कि जो बजट है उसमें 10 रुपए पेट्रोल के लिए भी बढ़ा दी गई है। तो अब ये जहाज आया लेकिन तेल की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। तो एक सवाल है सोशल मीडिया पर कि अगर रूस से ये दूसरा जहाज भी आ गया है और उसके बाद भी तेल की कीमतों में कमी नहीं होनी, तो रूस से तेल क्यों लिया जा रहा है? और फिर अगर कभी सस्ता तेल आ रहा है और इधर पाकिस्तान में महंगा बिक रहा है, तो भाई वो फिर कहां है? वो जो उसका मार्जिन है, जो उसके ऊपर के पैसे हैं, वो किसके पास है? वो कौन ले रहा है? ये सोशल मीडिया पर बात है और वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी 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 स्ट्रेंज है ये सब कुछ। बहरहाल हम आपको इंशाल्लाह तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने